हेलो बच्चों, कैसे हो? फर्स्ट क्लास। तो चलिए, कहाँ तक हो गया है? हम लोग पढ़ चुके हैं ठीक वहाँ से आगे। तो हम लोग पढ़ चुके हैं रेडियो एक्टिविटी पार्ट 5 और हम लोग देखने जा रहे हैं रेडियो एक्टिविटी पार्ट 6। तो इस पार्ट में हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? पहला पॉइंट है हम लोग का कि कार्बन डेटिंग एंड यूरेनियम डेटिंग। अगला पार्ट है हम लोग का विल्सन क्लाउड चैम्बर, और न उसके आगे और क्या है देखा जाएगा अभी। सिस्टमेटिक सब कुछ 1 बाई 1, और उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल सम में भी इसमें लेने जा रहे हैं। तो ये है हम लोग का टॉपिक। तो रेडियोएक्टिविटी पार्ट 6 P100 फिजिक्स, मैं STP सर। आइए तो स्टार्ट किया जाए। तो पहला पॉइंट है हम लोगों का, ओके, लिख दीजिए कि डिटर्मिनेशन ऑफ एज ऑफ fossils और प्लांट। तो यानी कि कहीं पर भी कोई भी जैसे फॉसिल्स है, यानी कि कोई जीवाश्म है या कोई प्लांट है, बहुत पहले उसकी डेथ हो चुकी है प्लांट की, कहीं ज़मीन में पड़ा हुआ है, बहुत दिनों के बाद वह मिला, तो अब वह कई हज़ारों साल बाद सपोज करिए कि मिला, तो अब उसकी एज का अप्रॉक्सीमेशन जब निकाला, पुरातत्व वाले निकालते हैं, तो किस फार्मूले को यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों का दो चीज़ें हैं। तो यह इसका एज निकालने के लिए, किसी का एज निकालने के लिए हम लोगों के पास में दो प्रोसेस है। नंबर 1 जो यूरेनियम कंटेनिंग होते हैं, यूरेनियम कंटेनिंग, और नंबर 2 कार्बन कंटेनिंग। जैसे कोई जीवाश्म है, कोई प्लांट है, कोई पेड़ पौधा है, जब उसकी डेथ हुई होगी तो वह कार्बन कंटेनिंग है, तो कार्बन डेटिंग से निकालते हैं। और जो चट्टान है, पत्थर है ना, तो एज अर्थ का एज बताना है हमको, या कहीं पर भी किसी न्यू आइसलैंड है कहीं पर, जैसे मान लीजिए आइलैंड है कहीं पर कोई मिला हुआ है मान लीजिए, तो या कहीं पर मेटेओराइट्स वगैरह मिले हुए हैं, तो उनका जब एज बताना होता है तो हम लोग यूरेनियम डेटिंग। तो सबसे पहला पॉइंट है हम लोगों का क्या? डिटर्मिनेशन ऑफ एज ऑफ द फॉसिल्स और प्लांट। तो हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? कार्बन डेटिंग, इसको बोलते हैं ना, कार्बन डेटिंग बोलते हैं। यानी कि जो कार्बन कंटेनिंग होते हैं बेटा, उनका निकालते हैं, तो एज तो उसको बोलते हैं कार्बन डेटिंग बोलते हैं। ओके, अब पहले तो यह कि ओवरऑल इसका कंसेप्ट क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सभी टॉपिक्स अच्छी तरह से हम उम्मीद करते हैं कि आप रेडियो एक्टिविटी पार्ट 5 तक अच्छी तरह से पढ़ चुके होंगे। ठीक है, उसके बाद में तब पढ़िएगा, सब सिस्टमेटिक है सब कुछ। चलिए, तो एज हमको बताना है। जैसे मान लीजिए कि कभी कई लाखों साल पुराना कोई हमको जीवाश्म मिला, हमको उसका एज बताना है। तो सवाल ये पहला पॉइंट कि हम किस मेथड को यूज़ करें। दे दिया, आपसे कहा जाए कि कौन सा मेथड आप यूज़ करोगे, 4 ऑप्शन दे दिया। फॉर एग्जांपल जैसे कि नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, ओके, कार्बन डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग। किस पर निशान मारोगे? सिंपल सामने है ना, कार्बन डेटिंग। कार्बन कंटेनिंग है तो कार्बन डेटिंग, यूरेनियम कंटेनिंग है तो यूरेनियम डेटिंग। अब इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका सिद्धांत क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है और इसका सिद्धांत क्या है। चलिए, अभी देखे होंगे जस्ट पिछले वीडियो में, वहाँ पर दिखाया था आपको कि बीटा इमिशन कैसे होता है और पॉजिट्रॉन का इमिशन कैसे होता था। बीटा इमिशन में मैं दिखाया था बीटा इमिशन और पॉजिट्रॉन इमिशन। हम लोग एक एग्जाम्पल लिए थे, फास्फोरस का एग्जाम्पल लिए थे, क्लियर। और दूसरा एग्जाम्पल लिए थे हम लोग जो है नाइट्रोजन और कार्बन का एग्जाम्पल लिए थे, पीछे आप पढ़े हुए हैं। तो हम लोग के एग्जाम्पल लिए थे। तो हम लोग जानते हैं कि जब भी कॉस्मिक रेज क्या करती हैं, एटमॉस्फेयर में इंटर करती हैं। जब कॉस्मिक रेज क्या होती है? कॉस्मिक रेज चार्ज पार्टिकल्स होती हैं, और उसमें किसकी संख्या होती है? उसमें ये न्यूट्रॉन्स की संख्या होती है, मैक्सिमम उसमें न्यूट्रॉन की संख्या होती है। तो जब आउटर स्पेस से न्यूट्रॉन एटमॉस्फेयर में इंटर करता है, तो यह न्यूट्रॉन जब इंटर करता है तो यह नाइट्रोजन मॉलिक्यूल से इसका कोलिजन होता है। तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल से कोलिजन होता है, और परिणाम क्या होता है? परिणाम ये होता है कि हम लोग को एटमॉस्फेयर में C12 तो होता ही है कार्बन, तो नाइट्रोजन बदल जाता है। नाइट्रोजन किस में कन्वर्ट हो रहा था? अभी लास्ट पिछले वीडियो नंबर 4 में सब कुछ दिया हुआ है, वीडियो नंबर 4 में सब कुछ दिया हुआ है जब मैं बोल रहा हूँ।
तो किस में कन्वर्ट हो जाता है कार्बन, तो नाइट्रोजन किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो नाइट्रोजन हमारा यानी कि जो नाइट्रोजन हमारा जो 7N14 है वो बदल जाता है 6N14 में बदल जाता है। क्लियर, पक्का। अच्छा, तो जब 6C14 बदल यानी कि जो हमारा कार्बन है बेटा, तो कार्बन यानी कि हमारा नाइट्रोजन क्या दिया, कार्बन दिया और वो कार्बन C14 है। हमारा नेचुरल कार्बन क्या है, नेचुरल कार्बन हमारा C12 है। तो अब जब ऑक्सीडेशन होता है कार्बन का, यानी कि जब एक कार्बन डाइऑक्साइड बनती है नेचर में, जब उसका ऑक्सीडेशन होता है तब क्या होता है, तो उसमें कार्बन C12 के साथ ही C14 भी होता है, उसमें C12 के साथ में C14 होता है। तो अब जैसा देखिए, तो एटमॉस्फेयर में ना कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर, कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर, तो अब जानते हैं हम कि CO2 है, लेकिन यह C कौन वाला है, यह C12 नेचुरल कार्बन है। और अभी देखा हम लोगों ने कि न्यूट्रॉन के कॉन्टिन्यूस कॉस्मिक रेज यानी कि न्यूट्रॉन के बॉम्बार्डमेंट से नाइट्रोजन किस में कन्वर्ट हो गया, वीडियो नंबर 4 रेडियो एक्टिविटी में सब कुछ दिया है डिटेल में। तो वो किस में चेंज हो गया, वह चेंज हो गया C14O2 में, यानी कि यह CO2 रहा नॉर्मल, ये नॉर्मल CO2 रहा और ये रहा रेडियो एक्टिव। ओके। और जो कार्बन 14 है, तो C14 कार्बन 14 यानी यहाँ कार्बन 14 यानी कि 6C14, तो जो कार्बन 14 है बेटा, यह रेडियो एक्टिव है। ओके, तो C14 यह रेडियो एक्टिव है। अब यह रेडियो एक्टिव है तो इसकी हाफ लाइफ लगभग अप्रॉक्स कितना होता है, ये 5568 ईयर्स होता है, अप्रॉक्स 5568 साल होता है ना, ये अप्रॉक्स इसी का होता है। तो यह इसका हाफ लाइफ है। ओके, अब जरा ध्यान दीजिएगा कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल आएगा, अभी मैं न्यूमेरिकल एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पर, तो कैसे सॉल्व किया जाएगा। अब परिणाम क्या हुआ, एक CO2 का, अब हम चाहे C12 एक एटम ले लें या मॉलिक्यूल ले लें कार्बन का, तो जब इसका ऑक्सीडेशन हुआ ना, जब इसका ऑक्सीडेशन हुआ था और ऑक्सीडेशन से CO2 जिसको हम नॉर्मली CO2 ही बोलते हैं, तो सब CO2 नेचर में बना, तो नेचर का दोनों, चूँकि अब उस CO2 जो हमको CO2 नेचर में मिल रहा है, तो जो हमको नेचर में CO2 मिल रहा है, उस CO2 में दोनों हैं, कौन, C14 भी है, ओके, तो C14 भी है और C12 भी है ना बेटा। तो ये यहाँ 12 और 14 का ऊपर लिख दिया जाए तो अच्छा रहेगा, यहाँ पे बना दीजिए C12 और C14, है ना, ऐसे बना दीजिए बेटा। तो C12 भी है और C14 भी है, दोनों है। सवाल ये है कि इनका रेशियो नेचर में क्या होता है, तो रेशियो जब ये CO2 बना तो नेचर में इनका रेशियो क्या है, यानी कि यदि हम कहीं पर कोई भी एक CO2 ले तो CO2 के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका आपस में रेशियो क्या होगा, तो उनका वो आपस में रेशियो है कि रेशियो देखिए C12O2 रेशियो कौन, C14O2, इनका रेशियो क्या है, तो इनका रेशियो है, जब यह नॉर्मल 10⁻13 होगा तो ये 1 होगा। मीन्स कहने का सेंस देखिए, तो कहने का सेंस क्या है बेटा, कहने का सेंस क्या हुआ, यानी कि यह रेशियो यहाँ पे ले दीजिएगा ना, रेशियो देखिए। तो कहने का सेंस क्या हुआ, कहने का सेंस ये हुआ कि यदि कहीं पर भी एटमॉस्फेयर में देखा जाए, एटमॉस्फेयर में कहीं पर भी यदि CO2 लिया जाए तो उसमें C12 और C14 का रेशियो क्या होगा, तो C12 और C14 का रेशियो, माइंड हियर C12O2
ये कितना है 10 पावर 13 होगा, तो उसमें 10 पावर 13 मालिक्यूल्स में एक मालिक्यूल होगा C14 का। दिस इज द रेशियो, दिस इज द स्टैंडर्ड रेशियो, दिस इज द स्टैंडर्ड रेशियो। यदि और कोई भी कुछ यहाँ वहाँ लिखा हुआ है तो दैट इज द रॉन्ग। ओके, दिस इज द स्टैंडर्ड रेशियो। ओके, फैंटास्टिक। चलो, तो अब हम लोग जा रहे हैं बेटा, देखो रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग क्या होती है। अब जैसा प्रोसेस को समझिएगा, न्यूमेरिकल तो इसे एक लाइन में ही सॉल्व कर देंगे सिंपल से, लेकिन इसका प्रोसेस होता क्या है, कैसे हुआ। तो नाइट्रोजन का कन्वर्जन हुआ, पहला स्टेप कौन सा हुआ, नाइट्रोजन का कन्वर्जन। वीडियो नंबर 4 में सब कुछ कन्वर्जन कैसे होता सब दिया हुआ, तो मैं फिर से लेना नहीं चाहता बेटा उसी चीज़ को दोबारा। तो नाइट्रोजन का कन्वर्जन किस में हुआ, रेडियो एक्टिव कार्बन में, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या हुआ, जो रेडियो एक्टिव कार्बन हुआ वह नॉर्मल कार्बन में मिक्स हो गया। फिर क्या हुआ, अगला स्टेप ऑक्सीडेशन हुआ उसका, यानी कि ऑक्साइड बना। जब वो ऑक्साइड बना तो अगला स्टेप क्या हुआ, उसमें रेशियो कितना आया, तो ऑक्साइड बनते समय दोनों थे चूँकि वहाँ पर प्रेजेंट, तो जब दोनों प्रेजेंट थे तो दोनों मिक्स हो गए। अब उनमें रेशियो क्या रहा, जो नॉर्मल कार्बन मालिक्यूल है वह 10 पावर 13 जब होता है तो जो रेडियोएक्टिव कार्बन होता है वह 1 होता है। तो दिस इज द स्टैंडर्ड रेशियो। पक्का, फर्स्ट क्लास। चलो अब ऐसा है आगे। अब इसके बाद क्या होगा, जैसे सपोज करिए कि कोई एनिमल है ना, कोई जैसे डायनासोर पहले थे, या कुछ भी, कोई भी ऐसा कुछ भी एग्जाम्पल ले जाए, कोई भी एनिमल ले लिया जाए, तो चाहे वो एनिमल हो, रेप्टाइल हो, या कुछ भी हो ना, कोई भी फॉसिल्स हो, तो लेकिन हाँ, उसके साथ एक पॉइंट है, एक क्या, उसके साथ ये है कि बशर्ते कि वो प्लांट, यानी कि वो पत्तियाँ, हरी पत्तियाँ प्लांट की, पेड़ पौधों की जो पत्तियाँ वह यूज करता हो, यानी कि कार्बन उसके अंदर जाता हो, क्लियर, तो कार्बन लेता हो, इनटेक करता हो, कार्बन को इनटेक करता हो बाई एनी मीन्स, किसी भी तरह से यदि वो अपने अंदर ले रहा है कार्बन को, तो पत्तियाँ, पेड़ पौधे जो पत्तियाँ खा रहे हैं, तो जानते हैं कि जब पत्तियाँ वो खा रहे होंगे तो उनके अंदर CO2 ना, ये CO2, ये पत्तियाँ खा रहे होंगे तो उनके अंदर CO2 पहुँच गया, कार्बन है उसमें तो कार्बन पहुँच गया, ये अंदर CO2 पहुँच गया उसके अंदर। अच्छा, जब जो भी पत्तियाँ खा रहे हैं, या एक एनिमल किसी दूसरे को खा रहा है ना, कोई जैसे मांसाहारी है और कोई शाकाहारी है तो उसको खा लिया वो उसने, तो जहाँ पर भी मीन्स ऐसा हो रहा होगा, तो अब होगा क्या, तो जब जैसे मान लो कि वो जिंदा है, जब तक वो जिंदा है एनिमल, जब तक वो एनिमल जिंदा है तब तक वो, जब पत्तियाँ लिविंग है, जब तक वो लिविंग है, उसी लाइफ है, तो वह पत्तियों को खा रहा होगा, तो जो नेचर का रेशियो है, यानी कि जो नेचर का रेशियो है वही रेशियो उसके अंदर भी होगा। क्योंकि वह तुरंत अभी जिंदा है, तो वही अभी तुरंत जो रेशियो नेचर में है, पेड़ पौधों के अंदर भी वही रेशियो मिलेगा। वह खाया है तो उसके अंदर इंटेक किया है तो उसके अंदर भी वही रेशियो मिलेगा, तब तक वो जिंदा है। इसके बाद क्या हुआ, अब उसकी डेथ हो गई, मान लो एनिमल की, या कोई पेड़ पौधा है वो गिर गया ना, उसकी डेथ हो गई, तो जब उसकी डेथ हो जाएगी उसके बाद क्या होगा, तो जब उसकी डेथ हो गई इसके बाद क्या होगा, अब वह एटमॉस्फेयर से इनटेक करना बंद कर दिया होगा, यानी कि उसका रिस्पायरेशन सिस्टम बंद हो गया, तभी वो डेथ हुई उसकी। तो अब वह रिस्पायरेशन नहीं कर पा रहा होगा, यानी कि अब वह अपना जो है ईटिंग प्रोसेस अब उसका बंद हो गया, अब फीडिंग नहीं हो रही है, अब वह पेड़ पौधों को, पत्तियों को नहीं खा रहा है, यानी कि उसके अंदर किसी भी तरह से कार्बन CO2 नहीं जा रहा है उसके अंदर। परिणाम क्या होगा, चूँकि यह रेडियोएक्टिव है, ध्यान देना बेटा, अब यहाँ से शुरू होता है कार्बन डेटिंग। तो अब यह चूँकि रेडियोएक्टिव है, तो जो नॉर्मल कार्बन उसके अंदर गया उसका तो अमाउंट वैसे का वैसे ही रहा, लेकिन जो रेडियो एक्टिव कार्बन था C14 उसके अंदर गया, इसी के साथ में वो भी चला गया, तो जो उसके अंदर C14 गया वह तो रेडियो एक्टिव है, और जब वह रेडियो एक्टिव है तो जानते हो कि रेडियो एक्टिव है तो वह T=0 पर, जो भी उसके पास जब तक वो जिंदा रहा था T=0 था, जब वो डेथ हो गई तो उसके बाद उसके अंदर जो भी गया था C14 वो क्या करेगा, डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट कर देगा। जानते हो कि अल्फा बीटा गामा रेडियो एक्टिव
रेडियोएक्टिव रेज हैं, पार्टिकल्स हैं, अल्फा बीटा पार्टिकल्स और गामा रेज है। अल्फा का एमिशन केवल उसी एलिमेंट से होता है जो हैवियर होते हैं, यानी कि जिनका मास नंबर, मान के चलो कि जिनका मास नंबर 200 से ज़्यादा होता है। तो जिनका मास नंबर ए का मान 200 से, जिनका ए का मान 200 से ज़्यादा होता है तो अल्फा इमिशन करते हैं। वही ना अल्फा का इमिशन करते हैं, केवल वही अल्फा का इमिशन करेंगे। जिनका ए का मान 200 से कम होता है तो वे नहीं करते, क्योंकि लाइट पार्टिकल है ना, तो वे अल्फा के लिए 2He4 उनका इमिशन नहीं होता। बहुत डीप आपके लेवल पर जितनी थ्योरी है मैं वो आपको उतना ही ना स्मार्ट वे में बेटा बता रहा हूँ। बस यह क्यों नहीं होता है, क्या नहीं होता, तो ये आपके लेवल पे नहीं है फिलहाल। तो ए 200 से ज़्यादा होना चाहिए अल्फा के लिए, अल्फा के मिशन के लिए। बीटा का मिशन सबसे होता है। तो चाहे लाइट पार्टिकल हो तभी उनके बीटा, जैसे ट्राइटियम तो 1H3 उससे भी बीटा का मिशन होता है ना, उससे भी बीटा का मिशन होता है। तो जो लाइट पार्टिकल हैं बीटा का मिशन उनसे भी होता है। और गामा का मिशन, उसके लिए भी कोई लिमिट नहीं है। हाईली एक्साइटेड जब भी वो होगा कोई भी एटम न्यूक्लियस, और जब वो आएगा अपने ग्राउंड स्टेट में तो गामा का मिशन होगा। अगला पॉइंट, अब हम लोग कहाँ थे? अभी हम लोग थे यहाँ पर कि अब जो प्लांट जो अब उसके अंदर रेडियो एक्टिव C14 है। तो अब उसके अंदर जब रेडियो एक्टिव C14 है तो C14 अभी बोला 14 है। और अल्फा का इमिशन का भी होता है जब ये 200 होता है, 200 से ज़्यादा होता है। तो मास नंबर जब 200 से ज़्यादा होगा तब अल्फा का इमिशन होगा। तो मैं कहूँ कि कार्बन डेटिंग में किसका इमिशन होता है? कार्बन डेटिंग में किसका इमिशन होता है? तो 20 से और अल्फा हो सकता है? नो, कदापि नहीं, अल्फा नहीं हो सकता। तो अल्फा का इमिशन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अल्फा का इमिशन होने के लिए जानते हैं कि अल्फा इमिशन टनल इफेक्ट से वर्न होता है। अल्फा का इमिशन टनल इफेक्ट से वर्न होता है और उसकी एनर्जी होती है 9 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसकी एनर्जी होती है 9 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, समझ रहे हैं? 9 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये किसे गवर्न होता है? ये गवर्न होता है टनल इफेक्ट से। ऑलरेडी मैं पहले सब डिस्कस कर चुका हूँ। तो टनल इफेक्ट से गवर्न होता है बेटा। तो जितनी एनर्जी इनके अंदर लाइट एटम न्यूक्लियस के अंदर नहीं पाई जाती। यही रीजन होता है कि क्यों नहीं होता है। या सीधे शब्दों में कहोगे कि जब मास नंबर 200 से ज़्यादा होता है तब अल्फा का इमिशन होता है। ओके, फैंटास्टिक। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, अब जाते हैं। देखो भाई, तो अब यहाँ से इमिशन किसका होगा? तो यहाँ पर इमिशन हो सकता है पॉजिट्रॉन का, और किसका हो सकता है? बीटा का, और किसका हो सकता है? गामा का। तो पॉजिट्रॉन, बीटा एंड गामा का इमिशन यहाँ से होगा। वो तो रेडियोएक्टिव प्रोसेस हो गया। अब वह इमिशन होगा। इसके बाद क्या होगा? जब इमिशन होगा, जैसे जैसे समय बीतता रहा तो देख रहे हो क्या कि C14 का हाफ लाइफ 5568 ईयर्स है। तो जब इमिशन स्टार्ट हुआ होगा, कीप इन माइंड, जब इमिशन स्टार्ट हुआ होगा तो उसके 5568 ईयर्स आफ्टर दैट बिकम्स हाफ ऑफ द इनिशियल वैल्यू। यानी कि उस समय जब वह स्टार्ट हुआ होगा तो 5568 ईयर्स बाद उसका अमाउंट आधा हो गया होगा। उसके बाद फिर यदि हुआ होगा तो फिर यदि हुआ होगा, क्योंकि प्रोबेबिलिस्टिक है न्यूक्लियर प्रोसेस ना, रेडियोएक्टिव प्रोसेस जानते हो कि एक्सपोनेंशियल होता है और क्या होता है? प्रोबेबिलिस्टिक होता है, यानी स्टैटिस्टिकल होता है, यानी कि इसकी केवल संभावना व्यक्त की जा सकती है। आप एग्जैक्ट बता सकते हैं कि कौन सा न्यूक्लियस कब डिसइंटीग्रेट होगा। ओके, चलो भाई, इसके बाद क्या हुआ? अब अगला स्टेप बाय स्टेप। अब इसके बाद क्या हुआ? अब इसके बाद ये हुआ कि जब इमिशन हुआ तो इतना ईयर्स बाद जो भी रेडियोएक्टिव सैंपल, जितना मिलीग्राम सैंपल लिए थे, जितना ग्राम सैंपल लिए थे, उसका आधा हो गया होगा उसके अंदर। अब उसके बाद फिर इतना वर्ष बीतेगा तो जितना हुआ होगा उसके बाद हुआ, यानी कि पहला 1/2 ईयर में कितना हो गया होगा? n0/2 आधा हो गया होगा। 2 हाफ ईयर बीत जाएगा, 2 हाफ ईयर बीत जाएगा तब कितना हो गया? यानी कि इतने 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 हाफ ईयर बीत जाएगा तब कितना हो गया होगा? n0/4, यानी शुरू में जितना रहा होगा उसका बेटा चौथाई। 1 हाफ ईयर और, यानी कि 3 हाफ ईयर बीत गया होगा तो कितना हो गया? n0/8। 1 हाफ ईयर और बीता होगा, यानी कि 4 हाफ ईयर बीत गए होंगे तो कितना हो गया होगा? n0/4। यानी ऐसे ये बढ़ता घटता चला जाएगा। तो अब जब वो घटता चला गया तो रेशियो माइंड, जब एक घटता चला गया, C14 डिसइंटीग्रेट हो रहा है,
तो जब डी डी या जब जब यह C14 डिसइंटीग्रेट हो रहा है तो इसका तो रेशियो घटता चला गया ना, C14। तो जब ये C14 जब डिसइंटीग्रेट हो रहा है तो अब C14 तो घटता चला गया, और उसमें जो C14 का लास्ट प्रोडक्ट है उसका डिपोजिशन बढ़ता चला गया। और सबका डिपोजिशन क्या होता है? सबका डिपोजिशन जानते हो, सबका डिपोजिशन ना। तो सबका डिपोजिशन क्या होता है? सबका डिपोजिशन होता है एट लास्ट प्रोडक्ट। सबका क्या होता है? लेट, सबका। क्लियर? लेकिन फिलहाल यहाँ कार्बन डेटिंग में हम लेट वाला मेथड नहीं यूज करते, यूरेनियम वाले में, यूरेनियम डेटिंग में करते हैं लेट का भी। तो यहाँ पर क्या देखा, अब हम ये देखेंगे इसका निकालने का तरीका दूसरा होता है और उसका यूरेनियम का दूसरा होता है। तो क्या है अब यहाँ पे जैसा बताता हूँ, देखो। तो अब इसका डिपोजिशन अब देखेंगे कि बहुत ही सिंपल, जब हमको फॉसिल्स मिला तो अब हम देखेंगे उसमें कि C14 और C12 का रेशियो क्या है, C14 और C12 का रेशियो क्या है। तो जो फॉसिल्स मिला उसमें हमने इसका रेशियो देख लिया कि कितना रेशियो है, और स्टैंडर्ड रेशियो क्या है। तो स्टैंडर्ड रेशियो तो फिक्स है, 10⁻13 1:1, ये रेशियो तो फिक्स है। अब देख लिया कि प्रेजेंट रेशियो क्या है, C12 और CO2 12 और CO2 14 का प्रेजेंट रेशियो क्या है। तो स्टैंडर्ड रेशियो फिक्स है, प्रेजेंट रेशियो क्या मिला है उस फॉसिल्स में वो चेक कर लिया, कार्बन के ही कंटेंट से चेक कर लिया, C12 और C14 के रेशियो से चेक कर लिया। क्लियर? यूरेनियम वगैरह तो हम यहाँ पर लेड वगैरह तो हमको लेना नहीं है क्योंकि वह यूरेनियम में यूज करेंगे हम। यहाँ पर केवल कार्बन के रेशियो से निकल जाएगा। तो कार्बन का रेशियो C12 एंड C14 का रेशियो, प्रेजेंट रेशियो देख लिया क्या है। स्टैंडर्ड रेशियो जिस समय वह जिंदा था उस समय का रेशियो ये था, क्योंकि नेचर में वह रेशियो अभी भी वही बना हुआ है। जब वो जिंदा था, लाख वर्ष पहले जब वो जिंदा था तब भी वही रेशियो था और आज भी यही रेशियो है, क्योंकि नाइट्रोजन का परसेंटेज एटमॉस्फेयर में जितना तब था ना, यानी कि बिग बैंग थियरी के समय, हाँ परहैप्स इतना ही रहा होगा। तो बिग बैंग थियरी के समय जितना था उतना ही आज भी है, रेशियो में कोई चेंज हुआ नहीं। क्लियर? तो रेशियो में कोई चेंज अप्रॉक्सीमेटली, मतलब थ्योरेटिकली है। प्रैक्टिकल में क्या है वो तो बाद में देखना पड़ेगा, लेकिन थ्योरेटिकल क्या है, तो थ्योरेटिकल यही कि उसमें कोई चेंज हुआ नहीं। तो जो रेशियो जब वो जिंदा था तो वो रेशियो ये था, जब वो मर गया उसका फॉसिल्स मिला, उसका जीवाश्म मिला, तो उसका प्रेजेंट रेशियो हमको कुछ मिला। और जब प्रेजेंट रेशियो मिला तो इस वाले रेशियो से, और जो प्रेजेंट रेशियो है यानी कि जो हमको मिला होगा वह n/n0 हुआ होगा, यानी n रिमेनिंग इनिशियल n नॉट, n रिमेनिंग एंड n इज द इनिशियल। तो हमको क्या मिला? हमको मिला n/n0 मिला। हमको क्या मिला? n/n0 मिला ना बेटा, n/n0 मिला। ठीक, और इस वैल्यू से अब देख लिया कि प्रेजेंट हमको क्या मिला, और यह रेशियो और ये रेशियो दोनों हाफ लाइफ है ही हमारे पास। तो हम तुरंत अब यहाँ से हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर देंगे, दैट विल बी द आंसर। कैसे? मैं भी करके दिखाऊंगा। अभी न्यूमेरिकल में लेता बेटा, अभी मैं करके दिखाता हूँ कि कैसे करोगे। लेकिन क्या क्लियर हो गया? तो बस आपसे लेवल पे, आपके लेवल पर कितना पूछा जाएगा, तो आपके लेवल पर तो खाली ये पूछ दिया गया है, आपके क्वेश्चन में, आपके एग्जाम में आया हुआ है कि ये किसी भी जीवाश्म का एज कैसे पता करते हैं। न्यूमेरिकल भी आया हुआ है उस पर, तो मार दोगे तुरंत। किसी भी जीवाश्म का यानी कि किसी भी फॉसिल्स का, किसी भी ओल्ड प्लांट का आप एज कैसे निकालोगे? कार्बन डेटिंग से। मेथड क्या है, कंसेप्ट क्या है, समझ लिया? फिर से एक बार बोल दूं। पहला स्टेप, कॉस्मिक रेज का बॉम्बार्डमेंट हुआ, कहाँ पर? एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन पर। एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन कार्बन 14 में चेंज हो गया, रेडियो एक्टिव कार्बन में चेंज हो गया। तो ये कार्बन 14 में चेंज हो गया। अब कार्बन 14 में कैसे चेंज हुआ है, उसका कैसे पॉजिट्रॉन और बीटा का इमिशन वगैरह हुआ है, तो ये डिटेल में वीडियो नंबर 4 अच्छी तरह से पढ़े होंगे, आपको पता होगा। क्लियर? नहीं पढ़े हैं तो जल्दी से जाके पढ़ लीजिए वहाँ पर। ओके, चलो बेटा। अब इसके बाद क्या हुआ? अब जो कार्बन 14 हुआ और कार्बन 12 के साथ वह मिक्स हो गया, तो कार्बन 12 और कार्बन 14 दोनों आपस में मिक्स हो गए, ऑक्सीडाइज होकर के वह CO2 बनाया। जब वो CO2 बनाया तो उसमें नॉर्मल भी CO2 था और रेडियो एक्टिव भी CO2 था, वो दोनों मिक्स हो गए।
पेड़ पौधे जब CO2 एब्जॉर्ब करते हैं, पेड़ पौधे जब CO2 एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करते हैं तो वह CO2 में CO2 भी गया उस पेड़ पौधे के अंदर, पत्तियों के अंदर ना, तो वह CO2 भी गया, यानी कि C12 भी गया और 14 भी गया। नेचर में CO2, C12 और C14 का रेशियो फिक्स है। ये लाखों वर्ष पहले से है, आज भी वही है, फिक्स है। तो जब वह रेशियो फिक्स है, अब वो प्लांट की जब डेथ हो गई तो प्लांट की डेथ हुई तो यह इनटेकिंग बंद हो गई, फीडिंग बंद हो गई उसकी, यानी कि वो खाना पीना बंद किया। तो जब वो खाना पीना बंद हुआ, जब उसकी डेथ हो गई तो उसके बाद उसके अंदर का C14 क्या रहेगा, वो रेडियोएक्टिव है, वह डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट कर देगा। तो जब वह डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट कर देगा तो अब जो यह डिसइंटीग्रेट होता चला गया, डिसइंटीग्रेट होता चला गया, डिसइंटीग्रेट होता चला गया, तो अब इसका रेशियो देख रहे हो, या C14 का रेशियो उसमें कम हो गया होगा। अब जैसे मान लो लाखों वर्ष, 10 लाख वर्ष बीत गया, अब आज हमको वो चीज़ मिल रही है, तो अब हम C14 देखेंगे कितना है उसमें, तो C14 का रेशियो देखेंगे C12 के साथ कितना है, और स्टैंडर्ड रेशियो फिक्स है, उसे कंपेयर करा देंगे। चूँकि हाफ लाइफ टाइम पता है, डी के कॉन्स्टेंट निकल जाएगा और n = n/(T) का फार्मूला लगा देंगे, आंसर आ जाएगा, यानी कि टोटल टाइम निकल गया। तो टोटल टाइम निकल गया, यानी कि कितना साल पहले वो जिंदा था, ये बात बहुत ही आसानी से हम बता सकते हैं। तो यह जियास्म के लिए भी बता सकते हैं, ओल्ड प्लांट के लिए भी बता सकते हैं, जो कार्बन टेकिंग है, इन टेकिंग करते हैं, कार्बन लेते हैं, उनका बता सकते हैं। ओके, फर्स्ट क्लास, फैंटास्टिक। ओके, चलो अब इसी पे एक न्यूमेरिकल हो जाए। फर्स्ट क्लास दनादन, इसी पे एक न्यूमेरिकल मार दो। हो गया, नोट कर लें सारे डाटा, सारे पॉइंट। हो गया, आ जाओ। अब यहाँ पर बेटा एक न्यूमेरिकल पहले ले लो, तब फिर और आगे बढ़ा जाए। हो गया, चलो भाई आ जाइए। तो इस कैसा न्यूमेरिकल इस पे पूछा जाता है, आइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए, कार्बन डेटिंग क्वेश्चंस कैसे आएंगे, आइए दिखाता हूं कैसे क्वेश्चंस आएंगे यहाँ पर। हाँ, एक क्वेश्चन है, राइट द क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ए फॉसिल स्पेसिमेन, राइट द क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। A fossil specimen contains 1/8 as much C14 as on equal amount of atom in living matter, okay, living matter. Calculate approximate age of the specimen. ओके, तो ऑप्शन बेटा, ऑप्शन नंबर ए 10,000 ईयर्स, ऑप्शन नंबर बी 10,710 ईयर्स, ऑप्शन नंबर सी 12,755 ईयर्स, and option number D 14,755
5 years. ओके, हटा यहाँ पर भी है, यहाँ पर ही 10,710 बेटा, ये 10,710 अच्छा हो गया है। तो यहाँ पे बेटा 10,885 है, 10,885 ईयर्स। ओके, ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन, सॉल्व करिए। अभी बताया है आपको पूरा कंसेप्ट कैसे करेंगे, अभी मैं बताया हूँ, सिखाया हूँ अभी आपको। ट्राई टू डू। हो बेटा, ऑप्शन नोट कर लिया, कर लिए तो कर लिए होंगे, बस यहीं रोक करके वीडियो को रोकिए, रोक करके फटाफट कर दीजिए, मार दीजिए दोनों, देखिए निकल रहा है आंसर। चलिए अब इसका आंसर क्या है, तो आंसर पहले मार दीजिए निशान, आइए अपना साल मिला लीजिए, देखिए आंसर आया है कि नहीं है। 10,710, 10,710 ईयर है इसका आंसर। अब इसको करेंगे कैसे, चलिए तो अब मैं दिखाता हूँ आपको इसको करेंगे कैसे प्रोसेस। अभी मैं बताया था आपको, यदि वो लाइन आपको याद होगी तो आपका आंसर आ गया होगा, फर्स्ट क्लास श्योर आया होगा। चलो अब इस क्वेश्चन में क्या था, हमने भी बताया कि आपको जो रेशियो मिलेगा वह हमेशा n/n0 होगा। तो याद देखिएगा, अभी बताया था आपको कि जो प्रेजेंट में मिला वो n/n0 है, और n/n0 की वैल्यू देख रहे हैं आप, दिया हुआ है 1/8 दिया हुआ है। आप जानते हैं कि n = n0 e⁻ लैम्डा t होता है, नो प्रॉब्लम। देखो बेटा, अब यहाँ पे इधर लाओ, n/n0 बराबर कितना हुआ, e⁻ लैम्डा t हुआ। जब देखना बेटा, अब n/n0 की वैल्यू दिया है आपको, ऑलरेडी दिया है एग्जाम में, गिवन ना, ये वैल्यू आपके पेपर में दिया हुआ है। इसका मीन्स ये हुआ n/n बराबर हो गया 1/8 इक्वल टू क्या, e⁻ लैम्डा t। 8 ऊपर ले जाइए, इक्वल टू e⁻ लैम्डा t हो गया। या माइनस हटाने के लिए इसको रिवर्स कर दिया। अब लैम्डा t लॉग ले लीजिए दोनों साइड से, तो लैम्डा t लॉग ऑफ e ऑन बेस e, इसका लॉग लिया लैम्डा t लॉग ऑफ e ऑन बेस e इक्वल टू क्या हुआ, लॉग ऑफ e लॉग ऑफ 8 ऑन बेस e। जानते हो यह इतनी चीज जब जिसका लॉग लेते हो और जो बेस होता है दोनों बराबर होते हैं तो हमेशा उसकी वैल्यू 1 होती है। तो लैम्डा t बराबर कितना है बेटा, लॉग, अब इसको लॉग 10 में बदल दो तो 2.3026 से मल्टीप्लाई कर दो, इंटू मल्टीप्लाई कर दिया, इंटू क्या, लॉग ऑफ 8 ऑन बेस 10, लॉग ऑफ 8 ऑन बेस 10। क्लियर। अच्छा एक बात और, हाफ लाइफ दिया हुआ है, देखो बेटा, तो जानते हो कि t हाफ बराबर क्या होता है, 0.6931 अपॉन लेमडा, देयरफॉर लेमडा विल बी हाउ मच, तो 0.6931 अपॉन t हाफ, या लेमडा बराबर 0.6931 अपॉन t हाफ। t हाफ कितना था, 5568 था ईयर्स, ये था लेमडा। चलो बेटा अब आ जाओ यहाँ पे, देखो हम लोगों को t की वैल्यू बतानी है, तो t बराबर कितना हुआ, तो t बराबर देखो बेटा 2.3026 लॉग 10 लॉग 8 ऑन बेस 10 अपॉन क्या लेमडा की वैल्यू आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो लेमडा की वैल्यू बेटा 0.6931 अपॉन 5568 अपॉन है, ऊपर चला जाएगा तो 5568 हो गया। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, तो सॉल्व करें, लॉग 8 है तो इसको लिख सकते हो बेटा, लॉग क्या लिख सकते हो, इस पर लिख सकते हो कि लॉग 2/3 लिख सकते हो ना, देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं लॉग 2/3 कर सकते हो, 3 बाहर आ जाएगा, लॉग 2 की वैल्यू आपको मालूम है 0.31 के आसपास होती है, तो लॉग 2 की वैल्यू रख दो, सॉल्व कर दो। तो जब सॉल्व करोगे 3 से आप मल्टीप्लाई कर दो, पूरा कैलकुलेट कर बेटा, पूरा जब सॉल्व करोगे ना तो आपको आएगी, आपकी जो वैल्यू मिलेगा बेटा वो मिलेगा 10,710,
10,710 वर्ष। ओके, दिस इज द फैंटास्टिक आंसर। तो दिस वाज द प्रोसेस कि भाई हाउ यू कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द एज ऑफ एनी फॉसिल्स। तो दिस इज द वैल्यू। ठीक, ये क्या शो कर रहा है बेटा, ये क्या शो कर रहा है, ध्यान देना, एक बार फिर से देख लीजिए। एन नॉट क्या था, जैसे मान ली कहा जाए कि अब रेशियो 1/8 हो गया, इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब ये निकला कि जो आज रिमेन्स है वह 1 है, अब पहले 8 था, यानी कि पहले यदि 8 रहा होगा तो आज के समय में उसका, पहले यदि 8 रहा होगा तो आज के समय में 1 है, यानी कि रेशियो कितना बन गया, रेशियो बन गया, रिमेनिंग वैल्यू कितनी हो गई 1/8। तो n अपन ऐसे बहुत सिंपल वे में ना, कहीं कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए बेटा। देखो n बचा हुआ, आज के डेट में बचा हुआ एन नॉट इनिशियल t/0 पर शुरुआत में कितना था, तो आज बचा हुआ कितना है, आज बचा हुआ 1 है, शुरू में कितना था 8 था। तो ये जब इधर गया तो n/n बराबर क्या हो गया 1/8, n/n बराबर क्या हो गया 1/8। फैंटास्टिक, क्लियर, ओके। यहाँ पे देखो टी हाफ जानते ही हो, लेमडा, तो यहाँ पर लेमडा में डी के कांस्टेंट, तो डी के कांस्टेंट है, तो फटाफट डी के कांस्टेंट की वैल्यू निकाल दोगे। अब यहाँ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहाँ सीधे रख दो, कुछ कट उठ जाएगा, उसमें से हो जाएगा बस। अच्छा, अब यहाँ वाली बात रही बेटा, बस सीधे देखो वैल्यू सॉल्व करते चले जाओ, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कोई भी। अब यही प्रोसेस एकदम ऐसा ही कैलकुलेशन, एग्जैक्ट ऐसा ही कैलकुलेशन यूरेनियम डेटिंग में भी आप करोगे ना। तो ये था कार्बन डेटिंग। अब बेटा कहीं पर भी यदि आपको, देखो बेटा अब यहीं पर वो भी बता दें, एकदम बिल्कुल ऐसे यही सब कुछ है, उसमें कहीं बस कोई दिक्कत नहीं है। अंतर मात्र यह है कि C14 के बजाय हमको यूरेनियम का हमको लेना रहेगा, और क्या हाफ लाइफ टाइम, और उसका डीके कांस्टेंट निकालना होगा बस। और वहाँ पर किसका रेशियो देखोगे, यहाँ पर तो किसका रेशियो देखे हो, यहाँ पर आपने रेशियो देखा है किसका रेशियो, C14 और C12 का रेशियो देखा। और जब किसी रॉक की एज बताओगे, किसी स्टोन की एज बताओगे, किसी आइलैंड की बताओगे, किसी मेट्यूराइट की एज बताओगे, जो यूरेनियम कंटेनिंग है ना, तो तब वहाँ पर किसका रेशियो देखोगे, लेड का एक्यूमुलेशन देखोगे कि उसमें लेड कितना डिपॉजिट है। और प्रोसेस बिल्कुल ऐसा ही होगा। ठीक, चलो अब जैसा देखिए, तो ये तो एज ऑफ फॉसिल्स था, तो आपने देखा एज ऑफ फॉसिल्स या एज ऑफ ओल्ड प्लांट वगैरह जो भी है, तो उनका निकालोगे कैसे। मान लो कोई लकड़ी है बहुत पुरानी है, उसका एज बताना है, कैसे बताओगे, वो सब प्लांट में ही आ गया सब कुछ, तो कार्बन डेटिंग से बताओगे। अब किसी चट्टान का, तो एज ऑफ रॉक कहीं रॉक का यूज कैसे बताओगे, यूरेनियम डेटिंग से बताओगे, क्लियर। और वहाँ पर किसका, हाँ यूरेनियम डेटिंग से बताओ बेटा, यूरेनियम डेटिंग से बताओगे इसका एच, हाँ। और यहाँ पर किसका देखोगे, रेशियो, तो रेशियो ऑफ लेड accumulates in specimen, क्योंकि t/0 पर ना बेटा, एट t/0, माइंड हियर, एट t/0 Pb यानी कि लेड वाज 0। जब न्यूली बॉर्न ना, इन न्यूली बॉर्न रॉक, जैसे मान लो कि हमको कहीं पर भी कोई चट्टान मिली है, बहुत पुरानी चट्टान है, और हम ये बताना चाहते हैं कि उसकी एज क्या है, तो फ्रॉम द बिग बैंग थियरी, यानी कि जब यूनिवर्स का आविष्कार हुआ, आविष्कार नहीं मीन्स क्रिएशन हुआ, हाँ ये आविष्कार कौन कहेगा, तो जब इसका बर्थ हुआ यूनिवर्स का, यानी कि जब पृथ्वी का बर्थ हुआ, तो लगभग कितने ईयर्स हो गए, तो वो लगभग हो गए बेटा
4.5 इंटू 10⁻10 ईयर्स, इतने ईयर्स हो गए ना, इतने ईयर्स हो गए, 4.5 इंटू 10⁻10 ईयर्स हो गए। यह फ्रॉम द बर्थ ऑफ द, मानी कि यूनिवर्स का एज ये है, 4.5 इंटू 10⁻10 ईयर्स है आज के डेट में। तो सपोज करिए कि उसी समय का हमको कोई चट्टान मिली, नहीं चट्टान मिली हमको, आज प्रेजेंट डेट में हमको मिली कोई चट्टान, हम एज बताना चाहते हैं उसका कितना है एज उसका। तो जब भी कहीं पर कोई भी चट्टान, कोई भी राख, कोई भी पत्थर का बर्थ होता है, यानी कि वो क्रिएट होता है, जनरेट होता है, क्रिएट होता है वो, यानी कि जब भी वो उत्पन्न होता, पैदा होता है, तो जब वह न्यूली बॉर्न, माइंड हियर, न्यूली बॉर्न रॉक, यानी कि नया नया जो यदि कहीं पर रॉक पैदा हुआ हो, ये बना हो ना, कि उसका क्रिएशन हुआ हो, तो उस समय उसके अंदर लेड की मात्रा 0 थी। ये लाइन पक्का है? लेड की मात्रा 0 होगी या नहीं? होगी या नहीं? अवश्य होगी। क्यों लेड की मात्रा 0 होगी? लेड की मात्रा इसलिए 0 होगी क्योंकि लेड जितना भी लेड है मिला हुआ हमको चट्टान में मिलता है ना, नेचुरली, ये हम मान के चलते हैं 99.9% यह मान के चलते हैं कि सारे के सारे लेड वह लास्ट प्रोडक्ट थे किसके? अभी अभी पढ़े हो, ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ, स्टडी फाइजन्स लॉ, अभी अभी पढ़े हो। तो वो सब के सब ना, वो सब के सब रेडियो एक्टिव सीरीज के लास्ट प्रोडक्ट हैं, जिनका हाफ लाइफ टाइम इनफाइनाइट है, इसलिए वो जो है स्टेबल हो गए हैं। तो मैक्सिमम जो एबंडेंस अमाउंट में जो लेड की प्राप्ति होती है हमको, दैट इज द रीजन बिहाइंड दिस, यही कारण उसका है, इसीलिए हमको मिलते हैं। तो कहोगे कि चूंकि सभी जितनी भी रेडियो एक्टिव सीरीज पाई जाती हैं, सबका लास्ट प्रोडक्ट लेड ही होता है, इसीलिए लेड हमको ट्रिमेंडस अमाउंट में मिलते हैं। क्लियर? चलो, तो क्या लेड जिस समय यह रॉक उत्पन्न हुआ, क्या उस समय इसके अंदर लेड रहा होगा? नो, क्योंकि यूरेनियम डेटिंग है ना, यूरेनियम डेटिंग है, और 1600 से ऊपर उसका हाफ लाइफ टाइम है। तो अभी 1600 वर्ष के बाद, तो अब 1600 वर्ष यदि मान लो तुरंत ही वह एक्टिव भी हो, तो 1600 वर्ष बाद में वह हाफ होगा, तब ना उसका लेड का सीरीज पूरी होगी, तब ना उसका डिपोजिशन होगा। यानी कि न्यूली माइंड हियर, इन न्यूली बॉर्न रॉक में लेड का मात्रा 0 होती है। बस, बहुत आसान, बहुत ही आसान। अब क्या इसके बाद क्या? इसके बाद बहुत ही आसान। क्या? अब इसके बाद ये कि आज के डेट में हमको रॉक मिला, तो अब उसके अंदर का जो भी ना, अब हम उसके अंदर क्या देखेंगे? अब हम उसके अंदर देखेंगे कितना अमाउंट है उसका। पहले देख लिया कि कितने अमाउंट में कितना अमाउंट है उसका, तो उतने अमाउंट में कितना लेड डिपॉजिट हुआ। लेड के डिपॉजिट का अमाउंट देख लेंगे, मात्रा उसकी कितनी है, देख लिया। अच्छा, और वही, अच्छा, और शुरू में रहा होगा 0, तो शुरू में था 0 लेड उसके अंदर, और आज मान लो कि इतने ग्राम में इतना ग्राम, हम जैसे मान लो कि 100 ग्राम का चट्टान है, कोई 100 ग्राम चट्टान है, उसमें कितने ग्राम लेड है, वह लेड निकाला पर ग्राम, निकाल लिया। तो इतना लेड कितने समय में बना होगा? टोटल टाइम कैन बी very easily determined, and the formula will be used again by the same process, n equal to n naught e power minus lambda t। न्यूमेरिकल मैं अभी लूँगा, इस पर लिया जाएगा। तो n equal to n naught e power minus lambda t पहला स्टेप, और दूसरा स्टेप निकालो बेटा t हाफ, चूँकि हमको सबका पता है, t हाफ हमारे साइंटिस्टों ने सबका निकाल करके रखा हुआ है। तो यदि वह यूरेनियम 235 है तो उसका भी टी हाफ है, यूरेनियम 238 है तो उसका भी टी हाफ है, तो टी हाफ हमारे पास सबका है। तो टी हाफ चूँकि हमको पता है, ओके बेटा, तो लेमडा की वैल्यू निकाल देंगे तुरंत ही। या टी हाफ बराबर जानते ही हो क्या है? टी हाफ बराबर 0.6931 बाई लेमडा है। तो डी के कांस्टेंट लेमडा की वैल्यू देखो सीधे आ गई। तो लेमडा बराबर क्या कर दोगे? 0. अभी जो
इसमें फॉसिस वाले में किए हैं हम लोग वही, तो 0.6931 अपॉन टी हाफ कर दो। ये दो लाइनों है, नंबर 1 लाइन या नंबर 2 लाइन, या कोई भी न्यूमेरिकल यूरेनियम डेटिंग का हो या चाहे कार्बन डेटिंग का हो, वेरी इजीली यू कैन डिटरमाइन। पक्का, गजब का, ओके, फर्स्ट क्लास। चले तो ऐसे भी न्यूमेरिकल दिया जाए तो सॉल्व करिएगा। ये भी एक एग्जांपल करके दिखाया आपको। चलो ओके बेटा, क्लियर हो गए सब लोग, नोट कर लीजिए। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। तो एज कैसे पता करते हैं, अब आ जाइए अगले पॉइंट पे चलते हैं। हाँ, अब है पॉइंट हम लोगों का कि विल्सन क्लाउड चैम्बर क्या है बेटा ना, विल्सन क्लाउड चैम्बर क्या है, आइए थोड़ा सा देख दिया जाए इसको भी। तो ये बात है 1904 की, क्लियर, WCTR विल्सन, WCTR विल्सन। तो WCTR विल्सन 94 के प्रॉक्स की ये बात है कि WCTR विल्सन नामक एक साइंटिस्ट ने एक बहुत ही सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट बनाया ना। तो चैम्बर ना, WCTR विल्सन, नाम पूरा है क्लाउड चैम्बर। तो नाम से ही क्लियर है, चैम्बर है ना, क्लाउड चैम्बर है, क्लाउड की जैसा उसके अंदर हो जाता है, इसलिए क्लाउड नाम रखा उसका। विल्सन उसका साइंटिस्ट का नाम बेटा WCTR विल्सन, ओके। और इनको 1911 ना में नोबेल प्राइज मिला, नोबेल प्राइज मिला ना बेटा, 1911 पर हैप्स यही डेट था बेटा, इसी में मिला था। तो 1911 को नोबेल प्राइज मिला, ओके। चलो किया क्या इसने, ये किस लिए यूज करते हैं, तो यूजेज टू डिटरमाइन प्रेजेंस ऑफ रेडिएशंस, यानी कि अल्फा, बीटा, गामा एंड गामा का प्रेजेंस चेक करने के लिए कहीं पर भी किसी भी प्लेस पर रेडिएशन है या नहीं। जैसे मान लीजिए कि कोई एक्सीडेंट हुआ रिएक्टर में, तो कहीं कोई यदि एक्सीडेंट हुआ रिएक्टर में, तो रेडिएशन का पता कैसे चलेगा। तो रेडिएशन का पता करने के लिए इन्होंने इसको ना इस प्रोसेस को बनाया, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस बनाया। और क्या था वह, देखो क्या था ये, इन्होंने एक बहुत ही सिंपल इंच का इंस्ट्रूमेंट है ना, चलो आप भी बना लो जल्दी से। यह एक चैम्बर लिया, एक चैम्बर बना दीजिए, बना दिया, एक चैम्बर ले लीजिए, बना दीजिए आप भी, क्लियर। और इसको यहाँ पर एक पिस्टन लगा दिया, यहाँ पर मूवेबल पिस्टन है ये बेटा, यह एक मूवेबल पिस्टन लगा दिया। पिस्टन मूवेबल पिस्टन मीन्स कि नीचे ऊपर हम इसको कर सकें। और यहाँ पर विंडो लगा दिया, ये विंडो है, ग्लास विंडो बेटा, ये इतना, और ऐसे ही इधर भी ये इतना, एक ग्लास का विंडो है, ग्लास विंडो है, ओके, ग्लास विंडो है। और अंदर क्या क्रिएट किया, वैक्यूम, अंदर वैक्यूम क्रिएट कर दिया, क्लियर। और क्या किया, थोड़ा सा इसमें कुछ अमाउंट, वेरी शॉर्ट, इन सम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, सम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर डाल दिया इसमें, वेपर। और क्या किया, यहाँ पर एक कैमरा लगा दिया, यहाँ पर एक फोटोग्राफिक कैमरा लगा दिया, फोटो लेने के लिए ना, यहाँ पे कैमरा लगा दिया बेटा।
कैमरा, फोटोग्राफिक कैमरा लगा दिया बेटा। एक ग्लास था ही। अच्छा, यहाँ पर एक हैंडल लगा दिया। देखिए कितना सिंपल इंस्ट्रूमेंट है। और ये बेटा, ये जो था ये वुडन लकड़ी का वुडन बॉडी है, वुडन बॉडी है। क्लियर? बस इतना ही था, बन गया। हाँ, बन गया। विल्सन क्लाउड चैम्बर बन गया, बस इतना ही करना था। अब इसका मैकेनिज्म क्या है, यह ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डायग्राम तो इतना ही है, अब इसका मैकेनिज्म क्या है, अब उसको देखना बेटा। चलिए, जानते हो कि जो वेपराइजेशन होता है, कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन यानी कि एटमॉस्फेयर में ओस जब बनता है ना, ओस कुहरा जब बनता है, तो कंडेंसेशन के प्रोसेस के लिए न्यूक्लियस जरूरी है। बिना न्यूक्लियस का कंडेंसेशन नहीं होता। कीप इन माइंड, बिना न्यूक्लियस का कंडेंसेशन नहीं होता। कंडेंसेशन के लिए यानी कि संघनन हिंदी में आप जिसको बोलते हो, वेपर का लिक्विड में बदल जाना, वेपर का, वाष्प का, वेपर का लिक्विड पानी की बूंद में बदल जाने की प्रक्रिया को कंडेंसेशन कहते हैं। उसको संघनन कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। और जब तक कोई न्यूक्लियस नहीं होता है तब तक उसमें न्यूक्लियस होता है। तो जो कंडेंसेशन होता है ना, जो ओस बनता है ना, तो जहाँ डस्ट पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं वह डस्ट पार्टिकल्स न्यूक्लियस का काम करते हैं। उन्हीं डस्ट पार्टिकल के ऊपर ही वह ओस की बूंद यानी कि जो कुहेसा होता है उसकी बूंद उस पर बनती है, यानी कि फॉग जिसको बोलते हो, तो उसी पर बनती है। क्लियर? चलो, अब जैसा सपोज करिए कि यहाँ तो हमने वैक्यूम कर दिया, तो जब हम यहाँ पर वैक्यूम कर दिए होंगे, जब हम यहाँ वैक्यूम कर दिए यानी कि इसको निर्वात कर दिया हमने, तो जब हमने इसको निर्वात कर दिया तो यहाँ पर कोई डस्ट पार्टिकल नहीं है, कोई एयर पार्टिकल नहीं है, कोई डस्ट पार्टिकल नहीं है, डस्ट फ्री है। अब थोड़ा सा हमने यहाँ पर वेपर डाल दिया है। अब यह वेपर यदि टेम्परेचर डाउन होगा जब, तो वह कंडेंसेशन होना पक्का है। जब वेपर प्रेजेंस होता है एटमॉस्फेयर में, वेपर जब प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में, और जब टेम्परेचर डाउन होता है तो वह ओस बन जाता है, यानी कि बूंद बन जाता है, ओस की बूंद बन जाती है। और उसके लिए न्यूक्लियस जरूरी है। क्या जरूरी है? न्यूक्लियस जरूरी है। उसके लिए न्यूक्लियस जरूरी है। तो यदि डस्ट पार्टिकल नहीं है तो चाहे जितना टेम्परेचर डाउन हो जाए, टेम्परेचर चाहे जितना हम डाउन कर दें, तो क्या ओस यानी कि क्या जो वाष्प है क्या वह कंडेंस होगा? क्या वह कंडेंस होगा? इज कंडेंसेशन पॉसिबल इन यस इज कंडेंसेशन पॉसिबल इन द एब्सेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल? क्या संभव है? कदापि नहीं संभव है, नहीं संभव है। तो WCTR विल्सन ने क्या किया? उसने क्या किया कि अब इतना एक्सपेरिमेंट लगा देने बाद, सेट कर देने के बाद क्या किया, इसको तेजी से, माइंड हियर, तेजी से ऊपर की तरफ खींचा, तेजी से ऊपर की तरफ खींचा। तो जब ऊपर की तरफ से खींचेंगे, जब ऊपर की तरफ खींचा जाएगा तो इसके अंदर टेम्परेचर जो भी होगा वो और तेजी से डाउन हो जाएगा। हालांकि ये तो डस्ट वो है, वैक्यूम है, लेकिन जो भी टेम्परेचर अंदर होगा वो और डाउन हो जाएगा ना। वैक्यूम करेंगे तभी कुछ न कुछ तो एयर रहेगी, बहुत ही माइन्यूट यानी फ्री कर देंगे हम उसको, लगभग अप्रॉक्सीमेटली फ्री कर देंगे, मतलब वैक्यूम है, तो इसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। तो जब टेम्परेचर डाउन होगा, इसके ऊपर खींचे तेजी से, तो टेम्परेचर डाउन हुआ। अच्छा, अब टेम्परेचर डाउन होने के बाद में अभी फोटोग्राफ है, हमारा कैमरा रेडी है, ऑटोमेटिक कैमरा फोटो ले रहा है। तो अब यहाँ पर ये हुआ कि ज्यों ही टेम्परेचर डाउन हुआ तो कंडेंसेशन हुआ कि नहीं?
यदि कंडेंसेशन हुआ, लेट, अब यहाँ पर ले दिए रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट इतने का रिजल्ट क्या हुआ, लेट वेपर कंडेंस, लेट वेपर कंडेंस, तो यह शो करता है, क्या शो किया, shows the presence of radiation, shows the presence of radiations। तब यदि जो कंडीशन हुआ तो यदि ये शो करता है कि वहाँ पर कंडेंसेशन, जो यदि कंडीशन जो है, जो ही बूंद, जो ही ड्रॉप बना, यदि ड्रॉप बन गया यानी कंडेंसेशन हो गया ना, ये ड्रॉप बना, यदि जो ही ड्रॉप बना तो ये ड्रॉप का बनना है, वाटर का ड्रॉप बना, तो ये शो करता है कि कंडेंसेशन हो गया। आखिर न्यूक्लियस कहाँ से मिला होगा, तो अब जब चारों तरफ से बंद है तो इसके अंदर रेडिएशन कहाँ से आया, हाँ ये ग्लास है ना, इसलिए हम एक ग्लास लगाए हैं, और ग्लास को रेंज में बताया था आपको ना कि 0.1 mm की यदि ग्लास हो तो अल्फा रेज इसको पार कर जाती है, और इसका 100 टाइम्स पेनिट्रेटिंग पावर होता है बीटा का, और बीटा का 100 टाइम्स पेनिट्रेटिंग पावर होता है गामा का। क्लियर, तो गामा तो लोहे की यदि शीट हो 30 सेंटीमीटर मोटी, ध्यान दीजिएगा 30 सेंटीमीटर यदि आयरन की शीट हो, लोहे की शीट हो 30 सेंटीमीटर, तो उसको गामा रेज पार कर जाती है। यस, हाँ, फैंटास्टिक। 30 सेंटीमीटर को गामा रेज पार कर जाती है, लोहे की शीट 30 सेंटीमीटर। ओके, तो आ जाइए देखिए, तो यहाँ पर कौन है, यहाँ पर यदि अल्फा है, अल्फा तो पार कर ही गया होगा, ये पतला शीट है ग्लास की, बीटा तो पार कर ही जाना है, गामा तो पार कर ही जाना है, तो अल्फा बीटा गामा इसमें, तो यह यदि ड्रॉप बन गया, यदि बेटा ये ड्रॉप बन गया, बी श्योर, ड्रॉप बनते ही क्या डिसीजन निकला, जो ही ड्रॉप बना कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया, यानी कंडेंसेशन हो गया, जो ही ड्रॉप बना तो ये शो करता है कि शोज द प्रेजेंस ऑफ द रेडिएशंस। और यदि ड्रॉप नहीं बना, पहला आंसर, रिजल्ट क्या निकला, तो ये है रिजल्ट। तो यदि ड्रॉप बना तो, यदि नहीं बना तो लेट ड्रॉप डज नॉट फॉर्म। यदि ड्रॉप वहाँ नहीं बना तो श्योर 100% है कि देयर बी नो रिजल्ट। क्या तब क्या निकला, तो रिजल्ट निकला देयर आर नो रेडिएशन। तो यदि ड्रॉप बन गया तब प्रेजेंस है अल्फा बीटा गामा का, और यदि ड्रॉप नहीं बना तो वह शो करता है कि वहाँ पर कोई भी रेडिएशन उस प्लेस पर नहीं है। क्लियर, तो इसे कहते हैं, यह है यूज ऑफ विल्सन क्लाउड चैम्बर। और जो रेडिएशन का हार्मफुल इफेक्ट होता है, अब वहाँ पर यदि रेडिएशन है, अल्फा बीटा गामा का प्रेजेंस है, वहाँ पर रेडिएशन है, तो यदि वहाँ पर रेडिएशन है तो क्या होगा, तो इसी को कहते हैं होलोकॉस्ट। क्या बोलते हैं इसी को, होलोकॉस्ट। और जो हार्मफुल इफेक्ट होता है उसे रेडिएशन हैजर्ड कहते हैं। तो इजाज़ साहब मेन पॉइंट नोट करें यहाँ पर, हार्मफुल इफेक्ट, माइंड हियर। तो हार्मफुल इफेक्ट, तो जो भी हार्मफुल इफेक्ट होता है उसको रेडिएशन हैजर्ड कहते हैं, रेडिएशन हैजर्ड। क्लियर, और ये जो हम चेक कर रहे हैं है या नहीं है, तो उसको कहते हैं होलोकॉस्ट। ओके, होलोकॉस्ट मीन्स द डिटर्मिनेशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द अल्फा बीटा गामा रेडिएशन। मीन्स क्या, डिटर्मिनेशन ऑफ रेडिएशंस, डिटर्मिनेशन ऑफ रेडिएशंस, होलोकॉस्ट एंड हार्मफुल इफेक्ट रेडिएशन हैजर्ड। क्लियर, अब आ जाइए अगला पॉइंट, यहाँ से आगे चलते हैं हम लोग। ये सारी बातें हो गई। रेडिएशन डोज
क्या है, कैसे है, यूनिट क्या है, अभी अगला टॉपिक है, लेकिन पहले अभी यहाँ पर क्लियर हो गए। अच्छा, अब हम यह कैसे पता, अब हम अंदर चलते हैं, फिर इसके आगे क्या हुआ अच्छी तरह से नोट्स बना लेंगे फर्स्ट क्लास का, बेटर परफॉर्मेंस के लिए अच्छी तरह से नोट्स बना लेंगे। चलिए, अब अल्फ़ा कैसे पता चलेगा कि बीटा कैसे और गामा कैसे। अब यहाँ पर पता कैसे चलेगा कि वहाँ पर अल्फ़ा है कि बीटा है कि गामा है। हमने फोटोग्राफ लिया है ना, फोटो लिया है, इसमें फोटोग्राफी प्लेट है। तो जब हम फोटो लिए हैं तो फोटो में अब हमको क्या मिल रहा है, अगला पॉइंट। चलो ना, अब जब फोटो लिया गया फोटोग्राफ, तो यह फोटोग्राफ कैसा आया। आइए, तो फोटोग्राफ, जब हम फोटोग्राफ लेंगे तो फोटोग्राफ में हमको ये, फोटोग्राफ में क्या क्या चांसेस हैं। तो फोटोग्राफ में नंबर चांसेस ये है, पहला चांसेस तो ये है कि एक मोटा ना थिक लाइन, एक थिक लाइन इस तरह से मिली हो हमको, एक थिक लाइन मिली हो। यदि और शॉर्ट लाइन हो, शॉर्ट एंड थिक, तो यानी कि पहला क्या हुआ, पहला क्या डिटर्मिनेशन हुआ, रिजल्ट आया कि शॉर्ट एंड थिक लाइन, शॉर्ट एंड थिक लाइन यदि मिला हो तो यह शो करता है, क्या शो करता है, शोज द प्रेजेंस ऑफ बीटा, शोज द प्रेजेंस ऑफ अल्फा, shows the presence of alpha particle. Shows the presence of alpha particle means this line, let photograph is like this, let the photograph is like this, then shows the presence of the alpha particle. Clear? और हाँ, और क्या हुआ, यदि लाइन डिसकंटिन्यू है, यदि लाइन इस तरह से पतली लाइन है, थिन लाइन एंड डिसकंटिन्यू लाइन, थिन एंड डिसकंटिन्यू, थिन एंड डिसकंटिन्यू लाइन, थिन एंड डिसकंटिन्यू लाइन्स, थिन एंड डिसकंटिन्यू लाइन है, तो ये क्या शो कर रहा है, प्रेजेंस ऑफ, तो रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट इसका थिन एंड डिसकंटिन्यू लाइन है, तो प्रेजेंस ऑफ बीटा पार्टिकल्स, प्रेजेंस ऑफ बीटा पार्टिकल्स। और इसके बाद क्या हुआ, और यदि कुछ नहीं है और फोटोग्राफिक प्लेट वाइट हो गई है, नो एनी इफेक्ट, यानी कि नो एनी लाइन, तो लेट फोटोग्राफिक प्लेट अफेक्टेड ओनली, तो ये है गामा रेज, तो दिस शोज द प्रेजेंस ऑफ द गामा रेज, यानी कि लाइन कोई नहीं बनेगी, फोटोग्राफिक प्लेट वाइट हो जाएगी। तो केवल यदि फोटोग्राफिक प्लेट केवल वाइट हो गई है ना, लेट फोटोग्राफिक प्लेट बिकम्स वाइट एंड देयर इज नो लाइन, दैट शोज द प्रेजेंस ऑफ द गामा रेज। तो हाउ यू कैन आइडेंटिफाई दैट द रेडिएशन हैजर्ड इज विच टाइप, अल्फा, दैट इज द अल्फा और बीटा, आइदर अल्फा और बीटा और गामा। Very easily by the WCT or Wilson cloud chamber you can determine the alpha beta gamma radiation. Clear? चलिए, तो ये था हम लोगों का कि कहीं पर भी यदि रेडियो एक्टिव, जैसे मान लीजिए एटम बम का विस्फोट हो गया, तो उसके कुछ देर बाद यदि उस स्थान के अगल बगल में जहाँ पर रेडिएशन बहुत ज़्यादा होगा, वहाँ नहीं, अगल बगल कहाँ तक वो फैला हुआ है वह, तो उसके बाद एटम बम के विस्फोट के बाद में चेक किया जाता है ना कि वहाँ पर कहाँ तक रेडिएशन इसका है। तो रिमोट एरिया में जहाँ पड़ा हुआ वहाँ तो रेडिएशन ही रेडिएशन है। अब वो डिपेंड इस करेगा कि उसकी इंटेंसिटी कितनी थी,
यानी कि वह कितने टन का था, कितने टन का था, वह इस बात पर डिपेंड करेगा कि उसका प्रभाव कितनी दूर तक होगा। क्यों? क्योंकि अल्फा का रेंज जानते हो, बीटा का रेंज आपको पता है, गामा का रेंज पता है आपको डिटरमाइन, तो कहीं पर भी है तो वहाँ कितनी दूर तक हुआ। अच्छा, अब मेन चीज़ तो यह है कि जो हार्मफुल इफेक्ट है वह इस बात पर डिपेंड करेगा कि वहाँ पर कितनी ट्रीमेंडस अमाउंट में, यानी कि कितना वहाँ कितने एटम्स है, यानी कि कितने टन का वह बम है। तो जो डिस्ट्रक्शन होगा वह इस बात पर डिपेंड करेगा कि वह एटम बम में कितना कितना न्यूक्लियस है, कितने न्यूक्लियस है, यानी कि कितने टन का, तो ओवरऑल देखा जाए तो कितने टन का वो बम है, वह डिस्ट्रक्शन इस बात पर डिपेंड करेगा। क्लियर? तो फिलहाल बहुत बड़े बड़े बम बन के रखे हुए हैं ना। ओके, तो ये सारी बातें हो गई। चलो अब यहाँ से आ जाइए, थोड़ा सा कुछ और डाटा है। रेडिएशन, मैं कहूँ कि रेडिएशन डोज क्या है। जैसे कोई रेडिएशन डोज लेना चाहेगा अल्फा बीटा गामा का कोई डोज लेना चाहेगा? नो, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। वो क्या करेगा? वो क्रोमोसोम को म्यूटेट कर देगा, म्यूटेशन ऑफ द क्रोमोसोम हो जाएगा। ओके, हल्का फुल्का प्रभाव से क्या होता है? हल्का फुल्का बहुत ही माइन्यूट रेडिएशन, यदि जैसे मान लीजिए कि किसी एरिया, कोई एरिया ये पॉल्यूटेड है, यानी कि रेडियोएक्टिव पॉल्यूशन है कहीं पर किसी एरिया में, और कोई व्यक्ति सपोज करिए कि वहाँ बाई अनफॉर्चुनेटली वो उस एरिया में फंस गया कहीं पर ना, तो यदि कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेड एरिया में फंस जाए तो उसके बॉडी के अंदर यदि कितना रेडिएशन इनटेक हो जाए, यानी चला जाए उसके अंदर, तो उसकी इमीडिएट डेथ हो जाएगी। बहुत हल्का फुल्का, बहुत ही हल्का फुल्का बता रहा हूँ कि यदि उसके अंदर रेडिएशन चला गया हो तो क्या होगा। बहुत हल्का फुल्का रेडिएशन चला गया हो तो तुरंत उसको डायरिया होगी। तुरंत पहली पहचान होती है कि WBC, वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स। तो WBC जब भी कहीं पर कोई भी व्यक्ति, क्लियर, तो जब भी कहीं पर कोई भी व्यक्ति रेडिएशन पॉल्यूटेड एरिया में कहीं पर चला जाए और किसी भी व्यक्ति के अंदर यदि अल्फा बीटा गामा इंटर कर जाए, रेडिएशन इंटर कर जाए, तो पहला पॉइंट क्या होता है, सबसे पहली पहचान क्या होती है, जस्ट आफ्टर 1 मिनट 2 मिनट क्या होगा, WBC काउंट डिक्रीज करना शुरू कर जाएगा उसका। तो रेडिएशन का पहला अटैक होता है WBC काउंट पर। तो WBC की संख्या, वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स की संख्या तुरंत घटना शुरू हो जाएगी। और जानते हो कि WBC घटने से क्या होगा? WBC घटने से जो भी होगी तमाम सिकनेस आना शुरू हो जाएगा, यानी कि तमाम डिजीज उत्पन्न हो नहीं हो, छोटी छोटी चीज़ें उत्पन्न, बड़ी बड़ी भयंकर चीज़ें होनी हो। WBC कम हो जाए तो क्या होगा कि WBC कम हो जाए, WBC के कम होने से ही छोटी छोटी चीज़ें भी भयंकर रूप धारण कर लेंगी तुरंत भी। तो WBC काउंट कम हुआ, तुरंत डायरिया तुरंत शुरू हो गया, तुरंत फीवर शुरू हो जाएगा, डायरिया शुरू हो जाएगा, तुरंत ये सब सारी चीज़ें सिम्टम दिखाई पड़ने लगेंगे, ये शुरू हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, हेयर फॉल, बाल गिरना शुरू यस, जस्ट हेयर फॉलिंग, तो तुरंत हेयर फॉल स्टार्ट हो जाएगा। तो यह पहली पहचान होती है, ऊपर से सिम्टम यही दिखता है, यही सिम्टम दिखता है पहले किसका, रेडिएशन के चपेट में कोई व्यक्ति आ गया है या नहीं। यदि रेडिएशन के पॉल्यूटेड जगह पर पड़ गया है, रेडिएशन अंदर चला गया, तो पहले ये इसका शुरुआत हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद तो थोड़ा टाइम लगता है ना, थोड़ा टाइम लगता है, और धीरे धीरे बहुत ही हल्का फुल्का हुआ है तब की बात बता रहे हैं, तब ये सब होगा। और इससे ज़्यादा यदि हुआ है, तो इससे ज़्यादा यदि हुआ है तो अंदर के सेल्स को ही रेडिएशन नष्ट कर देता है। जो हमारे अंदर सेल हैं ना, जो मसल्स के जो अंदर जो सेल है हमारे, तो सेल को ही नष्ट कर देंगे, न्यूक्लियस, सेल के न्यूक्लियस को नष्ट कर देगा। क्रोमोसोम म्यूटेट हो जाएंगे, क्रोमोसोम ब्रेक कर जाएंगे, क्रोमोसोम को तोड़ देता है यह। क्रोमोसोम में म्यूटेशन, यदि हल्का है तो क्रोमोसोम में म्यूटेशन होगा, यदि और ज़्यादा है तो क्रोमोसोम को ब्रेक कर देगा, तोड़ देगा उसको, क्रोमोसोम को, रेडिएशन। और सवाल ये है कि ये होता कैसे है, इतना हार्मफुल ये कैसे होता है। और यदि संख्या इसकी ज़्यादा हो, और यदि इंटेक्ट ज़्यादा मात्रा में हो गया है, बॉडी के अंदर चला गया है, तो यदि बॉडी के अंदर और ज़्यादा मात्रा में चला गया हो तो इमीडिएट डेथ होगी। और किस वैल्यू पर डेथ हो जाएगी, तो आइए देखा जाए किस वैल्यू पर डेथ हो जाएगी। किस वैल्यू पर इमीडिएट डेथ होगी, आइए उसको देखते हैं हम लोग।
तो चलिए, तो अब यह पॉइंट हम लोगों का हेडिंग है कि रेडिएशन डोज, हेडिंग डाल दीजिएगा, रेडिएशन डोज, रेडिएशन डोजेज। क्या है रेडिएशन डोजेज? रेडिएशन डोजेज क्या है? तो आइए जरा दिखाता हूँ आपको कि रेडिएशन डोज क्या है बेटा। तो अब एक पॉइंट पहले मेंशन करिएगा ना, एक पॉइंट पहले मेंशन कर दीजिएगा कि रेडिएशन डोज, रेडिएशन इतना हार्मफुल आखिर है क्यों? तो एक लाइन वहाँ पर लिख दीजिए कि हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द रेडिएशन इज, एक लाइन मेंशन करिए कि हार्मफुल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन इज ड्यू टू, क्यों होता है? इज ड्यू टू आयोन, नंबर 1 आयोनाइजेशन, नंबर 1 आयोनाइजेशन एंड नंबर 2 एक्साइटेशन ऑफ radioactive atom in the body। क्लियर? और इसमें जो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, यदि कहा जाए कि इसमें प्रोसेस कौन सा इन्वॉल्व होता है इस हार्मफुल इफेक्ट के लिए, तो नंबर 1 होता है एंड द प्रोसेस इन्वॉल्व, कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं? तो प्रोसेस इन्वॉल्व कॉम्पटन इफेक्ट होता है इन्वॉल्व यहाँ, एंड कॉम्पटन इफेक्ट, और फिर यहाँ पर इन्वॉल्व होता है बेटा कॉम्पटन इफेक्ट, ब्रेमिस्ट्रा लंग एंड फोटोइलेक्ट्रिक, कॉम्पटन इफेक्ट, फोटोइलेक्ट्रिक। हाँ, देखने में लग रहा है कि कहाँ से फोटोइलेक्ट्रिक होगा, लेकिन होता है बेटा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड ब्रेमिस्ट्रा लंग। चलिए यहाँ पे लिखता हूँ एंड ये, हाँ बेटा जैसा फिर से देख दें, लंग इफेक्ट हो गया बेटा। चलो, तो क्या क्या कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं? तो जरा देखिएगा, कॉम्पटन इफेक्ट। तो अब यहाँ सोच रहे होंगे कि यहाँ कॉम्पटन इफेक्ट कैसे आएगा, है कि नहीं? कॉम्पटन इफेक्ट कैसे आएगा? यहाँ पर क्या है कॉम्पटन इफेक्ट? तो जानते हो ना कि कॉम्पटन इफेक्ट चेंज इन द वेवलेंथ, तो अंदर गामा का, चूंकि अंदर एटम, इंटेक एटम में रेडियोएक्टिव एटम अंदर चला गया है, तो जब एटम चला गया होता तो अल्फा बीटा गामा तीनों के रेडिएशन हो गए होंगे ना। तो जब अल्फा बीटा गामा अंदर चला गया है और तीनों के रेडिएशन हो रहे हैं, तो गामा है वहाँ, तो गामा है तो कॉम्पटन इफेक्ट होगा ही। अच्छा, अब जो रेडियोएक्टिव जो एटम अंदर बॉडी के अंदर चला गया है, तो वहाँ पर ब्रेमिस्ट्रा लंग इफेक्ट भी होगा। ये क्या होता है? तो ये होता है कि जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो यहाँ पर, यानी कि जो जब देखे होंगे एक्सरेज पढ़ रहे थे आप, तो एक्सरेज 2 हुई थी ना। पहली एक्सरेज कौन सी थी? कंटिन्यूअस एक्सरेज थी, और दूसरी थी कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज थी। तो जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन फिलामेंट से निकलता है और जाके टारगेट पर टकराता है बहुत तेज़ी से, रिजिड टारगेट पर, तो वहाँ पर तो टारगेट पर टकराने के बाद क्या हुआ था? जो इलेक्ट्रॉन, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन था, उसकी काइनेटिक एनर्जी बदल गई थी कंटिन्यूअस एक्सरेज में। तो जो कंटिन्यूअस एक्सरेज होती है, माइंड है, ध्यान दीजिएगा कि जो कंटिन्यूअस एक्सरेज होती है ना बेटा, ये जो कंटिन्यूअस एक्सरेज होती है ना, इसी को कहते हैं ब्रेमिस्ट्रा लंग रेज भी कहते हैं, उसी को ब्रेमिस्ट्रा लंग रेज कहते हैं। तो यहाँ पर यानी कि ब्रेमिस्ट्रा लंग इफेक्ट जो होता है बेटा, वह अंदर एक्सरेज प्रोड्यूस करेगी,
एक्स रेज वहाँ पर बनेगी अंदर बॉडी के, ये तो इसलिए ये इफेक्ट आया। अब बात रही कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहाँ से होगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहाँ से होगा? गामा रेज है। लाइट हमारी क्या है? गामा रेज। लाइट हमारी क्या है? लाइट हमारी क्या है? फोटोन। और अंदर भी हमारे को क्या मिल रहे हैं? फोटोन। लाइट जब पड़ता है किसी भी मेटल के सरफेस पर, जानते हो जब लाइट इंसिडेंट करती है तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है। तो जो बॉडी के अंदर गामा है, तो क्या गामा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है कि नहीं? ज़बरदस्त करता है, वो तो और ज़्यादा करेगा। तो गामा रेज भी करता है, अल्ट्रावायलेट रेज भी करता है, और लाइट रेज तो करता ही करता है। तो गामा रेज जब पड़ रही होगी, सोचो किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर बॉडी के अंदर जब गामा रेज पड़ रही होगी, तो गामा रेज क्या कर रही होगी? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्लियर हो गए। तो बॉडी के अंदर कौन कौन से इफेक्ट हो रहे हैं? कॉम्पटन इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड ब्रेमिस्ट्रोलंग इफेक्ट, यानी कि कंटिन्यूअस एक्स रेज। एंड दिस इज द रीजन behind that why the radiation is so harmful for the body, और नॉट ओनली फॉर द ह्यूमन बॉडी, ये सभी, चाहे वह ह्यूमन हो, चाहे वह कोई भी लिविंग थिंग हो, यानी कि कोई प्लांट हो, पेड़ पौधे हों, या कोई भी पशु पक्षी हो, जानवर हो, तो सबके लिए यह रेडिएशन हैज़र्ड्स। यस, तो रेडिएशन हैज द हार्मफुल इफेक्ट। दिस इज द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द रेडिएशन। क्लियर? तो दिस आर द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द रेडिएशन, माइंड हियर। एंड देन व्हाट विल हैपन आफ्टर दैट? तो ये है हार्मफुल इफेक्ट। अब चलो इसके बाद हम जब देखते हैं और क्या होगा। तो अब इसकी यूनिट, हाँ, अब तो मैं बताया कि क्या होगा, तो अभी बताया कि तुरंत क्या होगा। तो नंबर जल्दी बोलिए, फटाफट जल्दी बोलिए। तो पहला सिम्टम क्या है बॉडी के अंदर जो भी हार्मफुल इफेक्ट में? पहला सिम्टम क्या होगा? तो पहला सिम्टम होगा कि WBC काउंट घट जाएगा, WBC डिक्रीजेज। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद फीवर, डायरिया, और क्या होगा ज़्यादा, और इससे बाद अमाउंट होगा क्या? हेयर फॉल, पूरे बॉडी का हेयर फॉल। और क्या होगा? स्किन डिजीज, और ज़्यादा अमाउंट हो जाएगा तो क्या होगा? कैंसर। इससे और ज़्यादा अमाउंट हो जाए तो क्या होगा? तो कैंसर हो जाएगा, क्रोमोसोम्स वगैरह चेंज हो जाएगा, क्रोमोसोम ब्रेक हो जाएंगे, और इससे और ज़्यादा हुआ तो क्या होगा? इमीडिएट डेथ हो जाएगी ना, इमीडिएट डेथ। चलिए, अब वह कौन सा अमाउंट है कि जिस अमाउंट पर इमीडिएट डेथ हो जाएगी? और जो यह रेडिएशन डोज है, तो डोज का यूनिट क्या है? ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेडिएशन डोज यूनिट क्या है बेटा? रेडिएशन डोज के यूनिट ऑफ, राइट द हेडिंग, यूनिट ऑफ रेडिएशन डोज, यूनिट ऑफ रेडिएशन डोजेज। नंबर वन पहली यूनिट है बेटा, इसको बोलते हैं ग्रे। पहली यूनिट है ग्रे, यानी कि 1 ग्रे को लिखते हैं GY, 1 ग्रे लिखते पड़े जी। यह जो है यही SI यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट है, SI यूनिट 1 GY। नाउ द क्वेश्चन दैट व्हाट इज द 1 GY? अब बेटा देखो 1 GY है क्या, तो एक लाइन लिख दीजिएगा, 1 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब बाय पर मॉलिक्यूल ऑफ द टारगेट। 1 GY is amount of 1 joule energy absorbed by 1 molecule of target। ये पुरानी यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट है, और बहुत बड़ी यूनिट, लार्ज यूनिट है बेटा, ये लार्ज यूनिट। ओके, अच्छा ध्यान दीजिएगा, 1 GY क्या है, इससे क्या मतलब आप निकाल रहे हैं? तो 1 GY इज द अमाउंट ऑफ द 1 जूल, मीन्स क्या है यह? यानी कि रेडिएशन की वो मात्रा, क्या कहोगे? हाँ बोलिए, 1 GY क्या है? यानी 1 GY को क्या पढ़ोगे? 1 ग्रे, 1 ग्रे, GRAY, 1 ग्रे। तो अब 1 GY क्या है बेटा? 1 GY क्या है? तो 1 GY को कैसे लिखोगे? तो कहोगे कि 1 GY यानी कि 1 ग्रे क्या है? 1 ग्रे अमाउंट रेडिएशन की वह मात्रा
जो किसी टारगेट पर टकराए और टारगेट पे टकराए और क्या टारगेट का एक एटम 1 जूल एनर्जी फॉलो कर ले, 1 जूल एनर्जी। तो रेडिएशन की लिखो, हिंदी में लिख लो, साफ हिंदी इंग्लिश में, अपनी जो भी भाषा हो, हिंदी फारसी उर्दू लिखो जल्दी। तो रेडिएशन की वह मात्रा जो टारगेट पर, यानी कि टारगेट मीन्स किसी भी बॉडी पर या प्लांट पर, पेड़ पौधे पर, किसी भी चीज़ पर, तो जो किसी भी टारगेट पर टकराए और टारगेट के एक एटम को कितना एनर्जी दे दे, 1 जूल, तो उसे कहते हैं रेडिएशन की वह, दैट अमाउंट ऑफ द रेडिएशन। तो दैट अमाउंट ऑफ रेडिएशन, तो दैट अमाउंट ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड 1 ग्रे, दैट इज द 1 ग्रे। क्लियर? दैट अमाउंट ऑफ रेडिएशन विल बी 1 ग्रे। क्लियर हो गए? आ जाओ। अब रही बात यह कि यदि कहीं पर भी एटम बम मार दिया जाए, एटम बम छोड़ दिया जाए कहीं पर, तो इमीडिएट डेथ किस वैल्यू पर तुरंत हो जाएगी, यानी कि कहाँ पर भी, किसी भी आबादी में कहाँ पर लोग तुरंत इमीडिएट डेथ हो जाएगी। तो इमीडिएट डेथ कितने पे हो जाएगी, 3 ग्रे पर GY। तो 3 GY पर इमीडिएट डेथ हो जाएगी, समझा? 3 GY पर इमीडिएट डेथ हो जाएगी। यानी कि जैसे मान लो कि 1 लाख पॉपुलेशन है कहीं पर, तो 1 लाख पॉपुलेशन में से सर्टेनली यदि यह 3 GY वैल्यू है, तो सर्टेनली कि मोर देन 50% लोग तुरंत समाप्त हो जाएंगे। यदि इतना रेडिएशन कहीं पर हो जाए 3 GY, तो 50% आबादी तुरंत, कोई भी पॉपुलेशन का 50% पॉपुलेशन तुरंत डेथ हो जाएगी। क्लियर? 50%, मोर देन 50% पॉपुलेशन तुरंत डेथ हो जाएगी, तुरंत इमीडिएट डेथ हो जाएगी। ओके? अब इसकी जो छोटी यूनिट है ग्रे की, तो 1 ग्रे की जो छोटी यूनिट बेटा, वह है 1 रदरफोर्ड, 1 रैड बोलते हैं उसको, 1 रदरफोर्ड। नंबर 2 यूनिट 1 RD, 1 रदरफोर्ड बोलते हैं बेटा। अब ये क्या होता है? ये होता है 0.01 GY, छोटी यूनिट, इसी की छोटी यूनिट 1 RD, 1 रदरफोर्ड, 1 RD। यानी कि ये कह सकते हैं हम क्या कि 1 GY, 1 ग्रे बराबर क्या होती है, 100 RD। ये छोटी यूनिट हो गई। दूसरी यूनिट। चलो आ जाओ, तीसरी यूनिट देखो कौन सी होती है। तो नंबर थर्ड यूनिट पे आ जाइए। एक यूनिट होती है रेम, REM, और एक चौथी यूनिट होती है बेटा ना, इसको बोलते हैं चौथी यूनिट को सीवर्ट, यानी SV लिखा जाता है इसको। क्लियर? अब एक पॉइंट और मेंशन करो, 1 SV बराबर होता है, 1 SV बराबर 100 रेम होता है। ओके, 1 SV, यानी SV और रेम में क्या अंतर है। तो ये सब यूनिट हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ अब इससे ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है हम लोग को। तो आपने क्या देखा, रेडिएशन डोज क्या क्या पाए। रेडिएशन डोज का यूनिट क्या हुआ। तो रेडिएशन डोज का पहला यूनिट ग्रे। पहला यूनिट क्या बेटा, फर्स्ट यूनिट है ग्रे। क्लियर? फर्स्ट GRAY ग्रे, पहला यूनिट, यानी 1 GY लिखते हैं। दिस इज द स्टैंडर्ड यूनिट, दिस इज द लार्ज यूनिट एंड दिस इज द SI यूनिट। पहला यूनिट। दूसरा यूनिट क्या है, RD, 1 रदरफोर्ड। दोनों में क्या रिलेशन है, सो मच। एक और यूनिट होती है रेम, REM। दूसरी यूनिट है सीवर्ट ना, सीवर्ट दूसरी SV से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 सीवर्ट और रेम में क्या यह रिलेशन है, तो 1 सीवर्ट इक्वल टू 100 रेम। अब यहां पर एक पॉइंट और मेंशन कर दो बेटा। हाँ, यहां पर एक पॉइंट ये, अब नाउ द क्वेश्चन, अब क्वेश्चन ये रहा कि ना, अब क्वेश्चन ये रहा कि बॉडी को परमिसिबल, यानी कि हमारी शरीर के सहन शक्ति कितनी है।
हमारे शरीर की सहन शक्ति यानी कि जो ह्यूमन बीइंग है तो उसके लिए कितना अमाउंट परमिसिबल है, यानी कि इससे ज़्यादा पर हार्मफुल इफेक्ट दिखाई देने लगेगा। तो यदि पर ईयर तो परमिसिबल अमाउंट ऑफ रेडिएशन डोजेस कितना है, तो ये है 0.2 रैट। कितने दिन में इतना होना चाहिए अमाउंट शरीर बॉडी के अंदर, तो 0.2 रैट पर ईयर, ध्यान देना। ओके, एक साल में किसी ह्यूमन बीइंग के शरीर में यदि 0.2 रैट यदि रेडिएशन होता है तो वह परमिसिबल यानी कि शरीर उसको टॉलरेट कर सकती है इतना तक। इतने के बाद जो भी अभी बताया हूँ बॉडी में क्या क्या चेंजेस होंगे, तो सारे चेंजेस दिखाई देने शुरू हो जाएंगे, क्लियर। तो चलो ये था हम लोगों का, तो अभी ये था हम लोग का ओके, जो भी थ्योरी बची हुई थी तो थ्योरी अप्रॉक्सीमेटली हम लोग देख चुके हैं। जो भी अब बचा होगा अब देखा जाएगा, अभी आगे वाले एपिसोड में देखेंगे हम लोग जो बचा हुआ होगा। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, जस्ट ये था हमारा रेडियो एक्टिविटी का पार्ट 6, जस्ट आफ्टर द सम ब्रेक। थोड़ा भी देर अभी ब्रेक लेते हैं, जस्ट उसके बाद अभी हम स्टार्ट करते हैं रेडियो एक्टिविटी पार्ट 7। तो रेडियो एक्टिविटी पार्ट 7 में हम लोग देखेंगे तुरंत अभी न्यूमेरिकल्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सारे न्यूमेरिकल्स। तो आपका यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ तक अपने 6 तक रेडियो एक्टिविटी चैप्टर आप फिनिश कर चुके होंगे। तो अब देखा जाएगा, अभी यहाँ पर आएगा 1 2 3 वीडियो आएंगे, अभी न्यूमेरिकल देखा जाएगा। न्यूमेरिकल में यहाँ पर अभी रेडियो एक्टिविटी का भी लूँगा, थोड़ा पीछे एक्सरसाइज का भी होगा, थोड़ा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का भी होगा, कम्बाइंड न्यूमेरिकल्स। और इसके बाद मेरे जो वीडियो आएंगे अब तुरंत हम लोग चलेंगे, पढ़ेंगे किसी थ्योरी। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं थ्योरी, पढ़ेंगे हम लोग न्यूक्लियस क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूक्लियस ना। 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन वहाँ से बिल्कुल ही फिक्स है। तो पढ़ेंगे हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग पूरे का, और थ्योरी पढ़ेंगे न्यूक्लियस का, क्लियर। न्यूक्लियस फिनिश करने के बाद में तब आ जाएंगे बाहर। अभी हम लोग अंदर न्यूक्लियस में हैं, अभी बाहर आ जाएंगे और बाहर हम लोग देखेंगे फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक मॉडल, क्लियर। कहाँ से शुरू करेंगे, पहला मॉडल किसका, डाल्टन का, दूसरा किसका, थॉमसन का, तीसरा किसका, रदरफोर्ड का, चौथा किसका, बोर का, पांचवा किसका, तो पांचवें में सोमरफील्ड का ना, पांचवें में सोमरफील्ड का, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन देखा जाएगा। ये सब क्या है, बहुत ही फैंटास्टिक सारी चीज़ें। जानते हो कि तुम्हारे क्वेश्चन बोर मॉडल से बिल्कुल क्वेश्चन फिक्स हैं, क्या आना है पहले से ही पता है, सब कुछ जो आना है जानते हो, ब्लैक बोर्ड से ही आना है, क्लियर। चलिए ओके, बेस्ट ऑफ लक, तब तक पढ़िए। अभी आगे फिर हम लोग और पढ़िए, इसको आप फिनिश कर लीजिए जल्दी से जल्दी। क्योंकि अभी ये पार्ट होगा 6, अभी 7th पार्ट आने जा रहा है तुरंत। ओके, बेस्ट ऑफ लक।